ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा था। द्वितीय अध्याय प्रथम पाद, सूत्र संख्या कहाँ तक हुआ था? 8 तक हुआ था, है ना। तो सूत्र संख्या 8, इसमें क्या पढ़े थे हम जी? सूत्र 8 में हाँ, प्रलय अवस्था में प्रकृति में विकार के धर्मों की प्राप्ति का प्रसंग आने से प्रकृति संबंधी सिद्धांत अयुक्त होगा। तो प्रकृति के सिद्धांत क्या है? प्रकृति जो मूल प्रकृति है वो अव्यक्त है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होते, विकार नहीं होते। और ये ब्रह्मांड, ये जगत और प्रकृति दोनों के धर्म समान हो जाएं तो फिर उसका जो सिद्धांत है प्रकृति का तो टूट जाएगा, फिर दोनों समान हो जाएंगे। तो ऐसा विषय हमारा चल रहा था। अब सूत्र 9 आ रहा है, न तो दृष्टांत भावात। अब इसका लिखिए, प्रश्न लिखिए। सूत्र 9, प्रकृति का सिद्धांत अयुक्त क्यों नहीं है? प्रकृति का सिद्धांत अयुक्त क्यों नहीं है? तो प्रकृति का सिद्धांत पहले समझते हैं क्या है। प्रकृति का सिद्धांत क्या है कि वो अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप में है। ठीक है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। वो निर्विकार है, व्यक्त रूप में नहीं है, वो अव्यक्त रूप में। जगत कैसा है? व्यक्त रूप में, स्थूल रूप में। और प्रकृति कैसा है जी? अव्यक्त रूप में है, वो छुपा हुआ है या कारण रूप में। ये प्रकृति का सिद्धांत है। तो अब प्रश्न आया कि ये प्रकृति के सिद्धांत जो है अयुक्त क्यों नहीं है, ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर दिया सूत्र 9 में कि न तो दृष्टांत भावात। ये सूत्र मिला उत्तर के रूप में। अब इसका हिंदी में अर्थ लिखिए। प्रकृति का सिद्धांत अयुक्त नहीं है। लिखिए, उत्तर लिखिए। प्रकृति का सिद्धांत अयुक्त नहीं है क्योंकि मिट्टी का ढेला नष्ट होकर, मिट्टी का ढेला नष्ट होकर सूक्ष्म हो जाने से और गंध आदि से विहीन, और उसके गंध आदि से विहीन प्रतीत होने का, और उसके गंध आदि से विहीन प्रतीत होने का दृष्टांत उपलब्ध होने से, गंध आदि से विहीन प्रतीत होने का दृष्टांत उपलब्ध होने से तो देखो, एक ढेला है, मिट्टी का ढेला, इसमें जो रूप है, रंग है, गंध है, वो व्यक्त रूप में है, प्रकट रूप में है।
पास में लेते ही मिट्टी का गंध आपको एकदम आएगा, तुरंत आएगा, शीघ्र आएगा, भारी मात्रा में आएगा। और उसको तोड़ करके मात्र एक छोटा सा अंश बाकी रहे, अब उस बाकी से छोटे से अंश में क्या वो गंध विराट रूप में आएगा? क्यों जी, भारी मात्रा में आएगा। गंध उसमें भी है, मना नहीं है, लेकिन जैसा इतना बड़ा ढेला में गंध साक्षात आ रहा है, सूंघते ही आएगा। वो तो एक तो दिखेगा ही नहीं, पहले सूक्ष्म हो गया तो आँख में देखने में भी नहीं आएगा। फिर जो गंध प्रकट रूप में जो गंध आ रहा था बड़े ढेला में, वो गंध भी नहीं आएगा, तो उससे रहित हो जाएगा वो। तो ये दृष्टांत उपलब्ध है। तो ऐसा ही प्रकृति जब अति सूक्ष्म हो जाता है तो उसमें कोई रूप रस गंध दिखता नहीं है, आता नहीं है, प्रकट रूप में नहीं आता है, वो पकड़ में नहीं आता है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। जब प्रकृति कारण रूप में चले जाए तो उसमें कोई रूप रस गंध कुछ भी पकड़ में आता है क्या? नहीं आएगा। वो तो सूक्ष्म है भाई, वो कारण रूप में चला गया, उसको अव्यक्त कहा है, वो व्यक्त रूप में नजर फिर नहीं आता है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। तो ये होगा सूत्र 9। अब आगे लिखिए सूत्र 10। सूत्र 10 क्या है? स्वपक्ष दोषाच्च। इसका प्रश्न लिखिए, क्या प्रकृति के सिद्धांत के विषय में, क्या प्रकृति के सिद्धांत के विषय में पूर्व पक्षी के पक्ष में दोष आता है? पूर्व पक्षी के पक्ष में दोष आता है? ठीक है। प्रश्न क्या हुआ कि प्रकृति के सिद्धांत के विषय में, जो प्रकृति सिद्धांत है, हाँ जी, प्रकृति का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के विषय में क्या पूर्व पक्षी के पक्ष में भी दोष आता है क्या? ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर दिया हाँ, स्वपक्ष दोषाच्च। तो उत्तर लिखो, उत्तर 10, हाँ पूर्व पक्षी के पक्ष में भी दोष आता है। देखो, हाँ पूर्व पक्षी के पक्ष में भी दोष आता है, क्योंकि ब्रह्म में स्थूलत्व, क्योंकि ब्रह्म में स्थूलत्व रूप रस आदि का स्थूलत्व रूप रस आदि का दोष आने से प्रलय अवस्था में प्रकृति में कार्यद्रव्यों के सभी धर्म नहीं रहते हैं। कार्यद्रव्यों के सभी धर्म नहीं रहते हैं। ठीक है जी। तो प्रकृति के सिद्धांत के विषय में ये दोष आता है, पूर्व पक्ष में भी आता है दोष। हाँ, पहले आया था ना, ऊपर तो आया था कि अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो वो प्रकृति के सिद्धांत युक्त नहीं आया था ना। क्या प्रकृति का सिद्धांत अयुक्त क्यों नहीं है, ये प्रश्न था। तो प्रकृति का सिद्धांत अयुक्त नहीं है क्योंकि मिट्टी का ढेला नष्ट होकर सूक्ष्म हो जाता है और गंध आदि से विहीन प्रतीत होने का दृष्टांत उपलब्ध होता है। इससे प्रकृति सिद्धांत अयुक्त नहीं है, तो प्रकृति सिद्धांत सही है। तो इस रूप में सिद्धांती का कथन ठीक है, लेकिन जो पूर्व पक्षी के कक्ष में दोष आता है, क्यों दोष आता है कि देखो जी, प्रलय अवस्था में जो कार्य जगत है उसके सभी द्रव्य, उनके गुण या धर्म उपलब्ध नहीं होते हैं।
प्रलय अवस्था में, माने वही बात है, व्यक्त रूप में नहीं रहते हैं, अव्यक्त रूप में रहते हैं। और वो तो ऐसा मानता था कि ऐसे ही रहेंगे, प्रलय अवस्था में भी या प्रकृति में भी सब के सब गुण धर्म ऐसे ही रहेंगे, तो दोष आएगा, नहीं ऐसे नहीं रहेंगे, ये दोष आएगा। उसी प्रकार से नहीं रहते हैं। वैसे पूर्व पक्षी में जो दोष आता है वो दोष सिद्धांति में नहीं है, सिद्धांति में वो तो ऐसा नहीं मानता है ना, वो तो ठीक मानता है वो, इसलिए उसमें वो दोष नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया सूत्र 10। अब सूत्र 11 लिखिए। सूत्र 11 क्या है, इसका पहले पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं। इसका सूत्र है जी, तर्का प्रतिष्ठानादान्यथानुमेयमिति चेद एवं अपि अविमोक्ष प्रसंगः। तो यह है तर्क प्रतिष्ठानात् अन्यथा अनुमेयम इति चेत, तो उत्तर दिया एवं अपि अविमोक्ष प्रसंगः। ये तो सूत्र हो गया। अब इसका प्रश्न लिखिए, सूत्र 11 का। प्रकृति का अभाव नहीं, प्रकृति का अभाव नहीं बल्कि अव्यक्तता है। प्रकृति का अभाव नहीं बल्कि अव्यक्तता है। पूर्व पक्षी और सिद्धांति के प्रकरण, पूर्व पक्षी और सिद्धांति के प्रकरण बराबर कथन के द्वारा सिद्ध करो। फिर बोलता हूँ, प्रकृति का अभाव नहीं बल्कि अव्यक्तता है। ठीक है, इस बात को पूर्व पक्षी और सिद्धांति के प्रकरण के अनुसार सिद्ध करो, या प्रकरण या कथन, प्रकरण या कथन के अनुसार, कथन के द्वारा सिद्ध करो। माने एक प्रकरण चलेगा, पूर्व पक्षी का और सिद्धांति का एक प्रकरण चलेगा, उस प्रकरण के हिसाब से या उस प्रकरण के द्वारा सिद्ध करो कि प्रकृति का अभाव नहीं है बल्कि उसमें अव्यक्तता है। ठीक है जी, तो विषय तो यह है कि प्रकृति का अभाव नहीं है बल्कि वो अव्यक्त है, लेकिन सिद्ध करने के लिए क्या कहा इसमें कि प्रकरण लाओ, हाँ, पक्ष विपक्ष बनाओ और उसके द्वारा सिद्ध करो। तो अब हम इसको सिद्ध करेंगे। उत्तर 11 लिखिए। उत्तर 11, यदि पूर्व पक्षी कहे यदि पूर्व पक्षी कहे कि तर्क स्थायी नहीं होता, तर्क स्थायी नहीं होता, अर्थात एक तर्क से दूसरे, अर्थात एक तर्क के, अर्थात एक तर्क दूसरे तर्क से खंडित हो जाता है। हाँ, ये ठीक है, एक तर्क दूसरे तर्क से खंडित हो जाता है। इस कारण साध्य विषय का भिन्न प्रकार से अनुमान करना चाहिए। इस कारण साध्य विषय का भिन्न प्रकार से अनुमान करना चाहिए। तो सिद्धांति का कथन है कि, तो सिद्धांति का कथन है कि इस अनुमान में भी कोई अन्य दृष्ट लिंग की, फिर बोलता हूँ, तो सिद्धांति का कथन है कि, फिर बोल रहा है ना,
उस अनुमान में भी कोई अन्य दृष्ट लिंग की अपेक्षा रहेगी, अपेक्षा रहेगी। हो गया? वह भी स्वतः प्रतिष्ठित नहीं होगा, वह भी स्वतः प्रतिष्ठित नहीं होगा। इसलिए प्रकृति का अभाव नहीं, इसलिए प्रकृति का अभाव नहीं बल्कि अव्यक्तता है। इसलिए प्रकृति का अभाव नहीं बल्कि अव्यक्तता है। ठीक है, यही था ना प्रश्न कि प्रकृति का अभाव नहीं बल्कि अव्यक्तता है। तो सिद्ध करो, तो सिद्ध कैसे करो? तो कहा पूर्व पक्षी और सिद्धांत का प्रकरण लाओ, उस प्रकरण के हिसाब से सिद्ध करो। तो हम इस प्रकरण लाए थे। तो क्या उत्तर हुआ था कि पूर्व पक्षी कहे कि, यदि पूर्व पक्षी कहे कि तर्क स्थायी नहीं होता। देखो अर्थात क्यों स्थायी नहीं होता? कि एक तर्क दूसरे तर्क से कट जाता है। इस कारण से साध्य विषय का भिन्न प्रकार से अनुमान करना चाहिए। ये पूर्व पक्षी कहना है उसका कि जो तर्क तो स्थायी नहीं होता भाई, जो एक तर्क है वो दूसरे तर्क से कट जाता है, इसलिए साध्य विषय का भिन्न प्रकार से अनुमान करना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का एक प्रकरण हुआ। अभ्यंती का क्या कथन है? तो इसमें सिद्धांति का कथन है कि इस अनुमान में भी देखो वो क्या कहा था कि अनुप्रकार से अनुमान करो। एक तर्क जो है दूसरे तर्क से कट जाता है, इसलिए तर्क नहीं चलेगा, कोई और अनुमान लाओ। हाँ, कथन नहीं बनेगा, तो ये कहा अनुमान लाओ। तो इसने कहा ठीक है भाई, अगर अनुमान लाएंगे तो भी, ये सिद्धांत कहता है, उस अनुमान में भी कोई अन्य दृष्ट लिंग की अपेक्षा रहेगी। दृष्ट लिंग माने प्रत्यक्ष प्रमाण का सहयोग रहेगा। उस अनुमान में भी दृष्ट लिंग माने प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जो अनुमान है वो प्रत्यक्ष बल पर ही चलता है, स्वतः अनुमान काम नहीं करता। पता है ना हमको? कोई भी अनुमान प्रमाण, हाँ, अनुमान प्रमाण जो स्वतः अपने बल पर खड़ा नहीं होता है, वो प्रत्यक्ष के बल पर खड़ा होता है। तो ये कह रहा है शांति कि देखो आप अनुमान लाओगे तो भी वो अनुमान प्रमाण में भी कोई दृष्ट लिंग माने प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा रहेगी ही रहेगी, वह भी स्वतः प्रतिष्ठित नहीं होगा। सीधी बात है। तो कोई भी अनुमान प्रमाण स्वतः सिद्ध नहीं होता है, उसके पीछे आधार रहता है किसका? प्रत्यक्ष प्रमाण का। तो इसलिए प्रकृति का अभाव नहीं है बल्कि अव्यक्तता है। तो प्रकृति कैसा है? कैसी है? अव्यक्त है, अभाव स्वरूप नहीं है। अगर प्रकृति का अभाव होता तो जगत बनता ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये कह दिया कि आप कोई भी विषय लाओ, उसमें ये सिद्ध होगा, कोई भी प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा कि ये प्रकृति का अभाव नहीं है बल्कि मूल जो प्रकृति है वो अव्यक्त है। ये सिद्धांती और पूर्व पक्षी के प्रकरण से भी सिद्ध होता है कि प्रकृति का अभाव नहीं है बल्कि वो अव्यक्त है। ये हो गया सूत्र 11। अब एक और कर दें, सूत्र 12। सूत्र 12 क्या कहता है कि एतेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याता। इसका प्रश्न लिखिए। प्रश्न लिखिए, भविष्य में आने वाले नए पूर्व पक्ष का, या नए पूर्व पक्ष करो, भविष्य में आने वाले नए पूर्व पक्ष कैसे खंडित हो पाएंगे? भविष्य में आने वाले नए पूर्व पक्ष कैसे खंडित हो पाएंगे? तो उत्तर यही दिया कि एतन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याता। तो हिंदी में इसका अर्थ लिखिए, सूत्र 11 के खंडन के प्रकार से ही भविष्य में आने वाले, सूत्र 11 के खंडन के प्रकार से ही भविष्य में आने वाले नए
पूर्व पक्ष भी खंडित हो जाएंगे। ये जो देखिए ना सूत्र 11, इसको बोलते हैं पूर्वोक्त, और आगे भी इसको लिख दो पूर्वोक्त खंडन प्रकार से, तो ब्रैकेट में पूर्वोक्त भी कर दीजिए। जो सूत्र 11 लिखा ना आपने, क्या लिखा था उत्तर के? सूत्र 11 के खंडन के प्रकार से। हाँ, तो सूत्र 11 इसमें ब्रैकेट में कर दो पूर्वोक्त भी, तो पूर्वोक्त खंडन प्रकार से, माने पूर्वोक्त माने सूत्र 11 हो और पहले भी कहीं आया हुआ हो, पूर्वोक्त, हाँ पूर्वोक्त खंडन के प्रकार से, पूर्वोक्त ब्रैकेट में कर देना, सूत्र 11 कर दो, पहले पूर्वोक्त कर दीजिए और उसको ब्रैकेट में कर दीजिए, पूर्वोक्त खंडन प्रकार से कोष्ठ में कर दो, तो भविष्य में भी आने वाले पूर्व पक्ष खंडित हो जाएंगे। तो पूर्व पक्ष माने जो शून्यवाद आदि है ना जी, विज्ञानवाद, शून्यवाद, और क्या बात चलता था उसमें, क्षणिकवाद, ये जितने वाद हैं इन सब का खंडन ऐसे ही समझ लेना कि खाली वो तर्क से बात नहीं बनती, एक तर्क से कट जाता है। तो कोई अनुमान लाओ, तो अनुमान लाएंगे तो भी प्रत्यक्ष तो कोई ना कोई चाहिए, तो शून्यवाद को भी कोई कैसे मानेंगे, सब कुछ शून्य, तो कोई प्रमाण लाओ, प्रत्यक्ष प्रमाण लाओ, अनुमान बताओ, अनुमान में प्रत्यक्ष का आधार चाहिए। तो ये शून्यवाद है, क्षणिकवाद है, ये सब प्रत्यक्ष से अनुमान से कट जाते हैं। विज्ञानवाद भी है, खाली जान मात्र सब कुछ मानते हैं वो, हाँ ये सब कट जाएंगे। क्यों? प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है इसमें, प्रत्यक्ष सब कट जाते हैं, अनुमान भी नहीं होता है क्योंकि अनुमान पीछे प्रत्यक्ष चाहिए। तो इनका कोई प्रत्यक्ष कर अभी तक कोई कर नहीं सका है, तो शून्यवाद है, विज्ञानवाद है, क्षणिकवाद है, ये सब कट जाएंगे इसी प्रकार से। हाँ हाँ, तो ये हो गया सूत्र 12। ठीक है, तो यहाँ तक का पाठ रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।